नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नक्सलियों ने मचाया फिर उत्पात। सुकमा एर्रापोर्ट क्षेत्र में 7 वाहनों को किया आग के हवाले। दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा ने भाजपाइयों को दी नसीहतें। कहा, आपदा की इस घड़ी में एक साथ हो, सहभागिता निभाएं, ना कि राजनीति करें। और प्रदेश के सभी 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा करने के लिए ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने राज्य के मुखिया भूपेश बघेल का जताया आभार। अब खबरें विस्तार से। भाजपा द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन को नौटंकी बताकर दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा ने भाजपाइयों को नसीहत देते हुए कहा कि इस महामारी के बीच राजनीति न करें, साथ आकर इस आपदा के समय कोरोना से जंग लड़ें। कोरोना महामारी के बीच प्रदेश भाजपा के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन को लेकर दुर्ग शहर विधायक वोरा ने भाजपा नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि वे इस महामारी के दौर में भी राजनीति करने की बजाय कोरोना की इस जंग में अपनी सहभागिता निभाएं। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर कोरोना की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश भाजपा धरने पर बैठकर खाना पूर्ति करने का काम करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भूपेश सरकार के नेतृत्व में प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार विस्तार हो रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। भारतीय जनता पार्टी विरोध में है, उसका अपना एक धर्म है और कर्म भी है विरोध करना। लेकिन ये जो समय है, वैश्विक महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। ऐसी संकट की घड़ी में धरना प्रदर्शन विरोध करने के बजाय सरकार का साथ देना चाहिए, सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए और इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए जो भी सरकार कारगर कदम उठा रही है उसका उपयोग पूरे जनता तक जाके करना चाहिए। ये समय नहीं है विरोध करने का, राजनीति करने के लिए बहुत समय है, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे विषय हैं। जब समय आएगा तो राजनीति कर ले, लेकिन अभी इस बीमारी पर राजनीति ना करें। इसमें तो जीवन बचाने की जवाबदारी है हम सबके ऊपर। हम ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं और कैसे लोगों की जान बचाएं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 1 मई से 18 साल से अधिक युवाओं का निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस निर्णय से प्रदेश के लाखों युवा लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस निर्णय का स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने आभार व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का निःशुल्क टीकाकरण करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इस घोषणा से 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को निःशुल्क टीका 1 मई से लगाया जाएगा। इस टीकाकरण का खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस निर्णय का स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ये फैसला प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए लाभकारी साबित होगा। साथ ही इस निर्णय को सबके लिए सराहनीय भी बताया। वैक्सीनेशन जो है 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ और ये कंटिन्यू चल रहा है। आप देखेंगे लॉकडाउन में भी जो है वैक्सीनेशन टीकाकरण कराने लोग आ रहे हैं, काफ़ी जागरूकता का परिचय दे रहे हैं और इसमें 60+ वाले 70-80+ वाले भी आ रहे हैं। और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का एक ऐसा सेंटर जिसमें प्रत्येक दिन 400 से अधिक लोगों का टीकाकरण हो रहा है। 28 तारीख से 18+ वालों का रजिस्ट्रेशन होगा, तो वो अपने घर पे अपने स्वयं अपने मोबाइल पे जो है कोविन ऐप में डाउनलोड करके कर सकते हैं, आरोग्य सेतु डाउनलोड करके कर सकते हैं। जिनका रजिस्ट्रेशन
पहले से होगा 28, 29, 30 वाले, वो ही 1 तारीख को जो है अपना यहाँ वैक्सीनेशन करा पाएंगे। यहाँ पे 1 तारीख को स्पॉट पे जो पंजीयन की प्रक्रिया, जो रजिस्ट्रेशन होगा वो नहीं हो पाएगा। पहले जो रजिस्टर्ड होंगे वही उनका ही हो पाएगा टीकाकरण जो है 18+ पे। पंजीयन कराना आवश्यक, जिस प्रकार आप इसके भी पहले आप देखें कि जो हेल्थ वर्कर थे, फ्रंट लाइन वर्कर, तो पहले से उनको रजिस्टर्ड होता था, उनके बाद ही उनका सेंटर का नाम दिया जाता था, डेट दिया जाता था। तो ठीक उसी पर 18+ में भी वही नियम फॉलो होगा। और मैं ये युवाओं को यही अपील करूँगा, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और वैक्सीनेशन के लिए 1 तारीख को पहुँचे टीकाकरण कार्यालय। थैंक यू। देखिए, माननीय भूपेश बघेल जी की मांग पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1 तारीख से वैक्सीनेशन 18 वर्ष के लोगों के लिए प्रारंभ किया है। मैं सभी युवाओं से अनुरोध करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएं, ताकि कोरोना से सबको मुक्ति मिल सके और जो ये भय की स्थिति वो ख़त्म हो और सब स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। बहरहाल राज्य में 1 मई से 18 साल से अधिक युवाओं को निःशुल्क टीका सीएम बघेल के निर्णय पर लगाया जाएगा। ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने दिल से इस फैसले का स्वागत किया है, साथ ही प्रदेश के मुखिया का आभार दिल से जताया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। दुर्ग जिला अस्पताल में 7 घंटे ऑपरेशन चलाकर फुल कैपेसिटी में की गई ऑक्सीजन प्लांट की सफाई, ट्रॉली से बैकअप व्यवस्था कर मरीजों को ऑक्सीजन सुविधा उपलब्ध कराया गया। आपात स्थिति में हमेशा बैकअप प्लान तैयार रखने से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है, जिसका उदाहरण जिला अस्पताल में साबित भी हुआ। जिला अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट में अचानक बारीक पाउडर दिखने लगे, जिससे शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति में आशंका दिखी। इससे तुरंत ही ऑक्सीजन प्लांट की सफाई की व्यवस्था की गई और लगभग 7 घंटे के ऑपरेशन के पश्चात ऑक्सीजन सप्लाई पूरी तरह से दुरुस्त कर लिया गया। वहीं अभी 99% शुद्ध ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, जो पूरी तरह से मुकम्मल ऑक्सीजन की सप्लाई है। साथ ही इसके साथ फुल प्रेशर पर भी ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, जो मरीजों के लिए काफी उपयोगी है। खराबी के दौरान ट्रॉली के माध्यम से बैकअप ऑक्सीजन मरीजों को दिया गया, जिससे मरीजों को किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं आई। ऑक्सीजन प्लांट दुरुस्त करने के लिए अधिकारी पूरे समय खड़े रहे। लगभग 11 बजे तक ये काम शुरू हुआ और 7 बजे ये काम पूरा हुआ। काम पूरा होने के पश्चात ट्रॉली से दी जा रही बैकअप व्यवस्था हटाई गई और इसके साथ ही ऑक्सीजन प्लांट के माध्यम से व्यवस्था दुरुस्त की गई। जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में की गई व्यवस्था काम आई और ट्रॉली के माध्यम से बैकअप व्यवस्था सुनिश्चित होने की वजह से मरीजों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आई। अस्पताल में मरीजों को निर्बाध रूप से ऑक्सीजन आपूर्ति हो रही है। इसे लेकर ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष सीएमएचओ गंभीर सिंह ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अस्पताल में जो प्लांट लगा है उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो रहा था कि रुक के सप्लाई या कम सप्लाई दे रहा था, तो रिपेयरिंग का कार्य उसके इंजीनियर के द्वारा किया गया। इस दौरान बाहर से हम लोगों ने ट्राली बना करके उसको फुल फिल किए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब वो प्लांट काम करने लगा है, ऐसा होता है। तो कोई गंभीर स्थिति तो नहीं हुई? नहीं, कोई गंभीर स्थिति नहीं हुई। तो उसके लिए हम लोगों ने अलग से ऑक्सीजन ट्राली बुकवा करके उसको फुल फिल किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय
कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना, प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास, गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है, जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपड्याला संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर,
पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शटिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। भिलाई के सुप्रसिद्ध हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को सुनियोजित कोशिशों के तहत बदनाम करने की साजिश की जाती रही है। मामले को लेकर हाईटेक हॉस्पिटल के डायरेक्टर मनोज अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता लेकर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। ट्विन सिटी में वैसे तो कई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं, पर हाईटेक हॉस्पिटल ने अपनी बेहतर चिकित्सा सुविधा व्यवस्था को लेकर अपनी अलग पहचान अल्प समय में बनाई है। वहीं इस कोरोना काल में हॉस्पिटल को बदनाम करने की साजिशें कथित असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार की जाती रही है। पूर्व में भी मरीजों की पीड़ा का सहारा लेते हुए कई बार अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की गई। वहीं आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगाते हुए हॉस्पिटल को बदनाम करने की कोशिश की गई। पिछले कुछ दिनों पूर्व भी सोशल मीडिया में वीडियो वायरल कर अस्पताल को घेरे में लाने का प्रयास किया गया, जिसकी शिकायत अस्पताल के डायरेक्टर मनोज अग्रवाल ने की भी है। मामले को लेकर हॉस्पिटल के डायरेक्टर मनोज अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वायरल 3-4 दिन से, पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है, जिसमें कल से इस वीडियो में एक और चीज़ ऐड कर दिया गया कि हाईटेक अस्पताल में किसी पेशेंट की मृत्यु हुई और जब शमशान घाट में उनके परिजनों ने लाश को खोला तो वो जिंदा पाया गया। जबकि मैं स्पष्ट रूप से ये गारंटी देता हूँ कि ऐसा कोई भी वारदात हमारे अस्पताल में नहीं हुआ है। और अगर कोई परिजन जिसके पेशेंट अगर मान लीजिए मृत होने के बाद वो शमशान घाट में अगर वो जिंदा पाए गए तो यहाँ पर आए, मैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। और ऐसा हाईटेक अस्पताल को पहली बार नहीं, कम से कम पिछले 6 महीना से गलत तरीके से लोग इल्ज़ाम लगा करके झूठ मूठ का हमारे अस्पताल को बदनाम करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसमें किसका संयत है मुझे नहीं मालूम है। आज हमारे डॉक्टर्स, आज हमारी नर्सेज, खुद हम लोग 18 घंटा काम करके यहाँ कोविड पेशेंट को ठीक कर रहे हैं। लगातार मरीज को अच्छा से अच्छा मतलब कैसे भी करके उनको ठीक करने का प्रयास करें कि वो घर जा करके अपने वापस। उसके बावजूद भी ऐसा इल्ज़ाम लगा रहा है हमारे ऊपर, जिसको सोच करके हम लोग जो है काम करने की हमारी शक्ति जो है कम होती जा रही है। तो ये जो FIR किस पे कराएं सर? हमने सर FIR है जो वीडियो इन्होंने वायरल कर रहे हैं वो एक्चुअल में 23 मार्च की घटना है, जिसका FIR हमने 24 मार्च को सुपेला थाना में किया था। आज तक इसमें एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके बाद जो ये वीडियो वायरल हुआ है, हमने SP साहब को, कलेक्टर साहब को, सुपेला थाना को और स्मृति नगर थाना को इसका शिकायत पत्र दर्ज किया है। किस पर शक लगता है सर, आप अंदेशा किस पर? सर मैडम मुझे नहीं मालूम है किस पे मुझे शक है, लेकिन ये लगातार हमारे ऊपर मतलब इस टाइप की गलत जो है लगी रही है कि मतलब जो है हमको बदनाम करने के लिए, हमारे अस्पताल को बदनाम करने के लिए लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। जबकि ये अस्पताल आज भिलाई में इतना अच्छा स्वास्थ्य सेवा दे रहा है। हर आदमी यहाँ पे खुशी आना चाहता है, अपने परिजनों को भर्ती करा करके यहीं पे इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि रायपुर के पेशेंट, यहाँ तक कि अन्य राज्य के पेशेंट यहाँ आकर के अपने परिजनों का इलाज करा रहे हैं। उसके बावजूद भी मतलब लोग जो है ज़बरदस्ती को इस अस्पताल को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। सर आपने बताया कि 23 मार्च का वो वीडियो था, उसके बाद आपने FIR भी दर्ज कराया, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई साहब। और वो वही कारण है कि ये लोग जो है बढ़ चढ़ करके और अस्पताल को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर गिरफ्तारी हो जाती ना तो ये नौबत आती नहीं। क्या लगता है सर, अभी चूंकि डॉक्टर्स इस वक्त कोरोना वॉरियर्स बने हुए हैं कहीं ना कहीं कोविड के इस दौर में, उसके बावजूद पुलिस की ये जो नाकामयाबी है। मैं प्रशासन को लेकर कुछ नहीं बोलूँगा, प्रशासन को खुद सोचना चाहिए, प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए। हम लोग जो है गुंडे नहीं है, हम लोग यहाँ पे अस्पताल चला रहे हैं। हम लोग मारपीट पसंद नहीं करते, ना हम मारपीट करना चाहते कहीं पे। लेकिन यहाँ पे अगर आकर कोई गुंडागर्दी करेगा तो अगर सरकार हमें बोले कि आप भी गुंडागर्दी करिए तो हम भी गुंडागर्दी करते कल से। लेकिन क्योंकि हम लोग जो है यहाँ बचाना जानते हैं, मारना नहीं जानते, हम लोगों को बचा रहे हैं। यहाँ पे हमारी मारने की कोई मानसिकता नहीं है। हमारे अस्पताल में एनी टाइम 300
स्टाफ होते अगर चाहे ना तो मारपीट हम भी कर सकते हैं उनके साथ, लेकिन हमारे जहन में नहीं है सब चीज। बहुत ही अल्प समय में हाईटेक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अपनी चिकित्सा व्यवस्था को लेकर लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। यही कारण है कि लोग इस हॉस्पिटल की व्यवस्था को लेकर संतुष्ट भी हैं। पर वहीं कथित असामाजिक तत्वों द्वारा शहर के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल हाईटेक को इस तरह साजिशों के तहत बदनाम करने के पीछे क्या मकसद है, ये समझ से परे है। बहरहाल हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने उच्च स्तरीय जांच व कार्रवाई की मांग की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। कांकेर जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर मलाज कुंडुम जल प्रताप के मुख्य मार्ग पर नक्सलियों ने जगह जगह पेड़ काटकर 26 अप्रैल को भारत बंद का ऐलान किया। नक्सलियों ने भारत बंद को सफल बनाने जगह जगह बैनर व पोस्टर भी लगाए थे। भारत बंद के आह्वान को सफल बनाने दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने बड़ी मात्रा में बैनर टांगकर जगह जगह पेड़ काटकर मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया था। नक्सलियों द्वारा मार्ग अवरुद्ध करने से वैक्सीनेशन का कार्य भी प्रभावित हुआ है। वैक्सीनेशन के लिए रवाना हुई टीमें मार्ग अवरुद्ध होने के कारण वापस लौट आई। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप पर नियंत्रण पाने जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों को लेकर दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी केएस चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया ग्रैंड एशियन न्यूज से हुई चर्चा के दौरान दी है। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज की इस खास पेशकश में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी जो वैश्विक महामारी बन चुकी है, इस पर अपना देश जो है काफी सक्रियता से कार्य कर रहा है। लोगों ने भी अपने आप को इस बीमारी से काफी संभालते हुए अपने आप को बचा कर रखा हुआ है। जैसे कि इस महामारी ने पूरे देश में हाहाकार मचा के रखा है और इस दौरान जो लोगों की भी प्रतिक्रियाएं हैं हमें बिल्कुल बराबर मिल रही है। अगर देखा जाए तो राजनीतिक परिवेश में अगर इसको आंका जाए तो कई सारे विवाद कह सकते हैं या कई सारी बातें भी सामने आ रही है। इन्हीं सब विषयों पे चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे पास हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं केएस चौहान सर, जो कि भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। और आपको जैसे कि वैश्विक महामारी बन चुकी है कोरोना, इस पर आप अपने क्या विचार पेश करना चाहेंगे? जैसे कि 1 साल का समय ये पूरा तय करते हुए अभी भी महामारी का रूप ले रखा है। जी देखिए, वैश्विक महामारी बन चुकी है कोरोना और ये बहुत विकट परिस्थिति है, मैं मानता हूं। लेकिन हमारी जो तैयारी होनी चाहिए थी, जो पहला वे आया था और उसके बाद जो हमारा सेकंड वे आया है, जो हमारी तैयारी होनी चाहिए थी उस हिसाब से तैयारी नहीं हो पाई। उसके लिए हम जो है हमें जो कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठा पाए हम। तो जैसा कि अभी इन्होंने कोरोना को लेकर के अपने विचार जो थे वो व्यक्त किए हैं और बताया है कि किन हालातों पे इस पर लोगों द्वारा जो काबू पाया जा सकता था। जैसा कि सर आप एक भाजपा के मीडिया प्रभारी भी हैं, और क्या मानते हैं कि जैसे राजनीतिज्ञों का या राजनेताओं का इसमें कैसा योगदान होना था इस कोरोना महामारी में लोगों की बचाव के लिए? देखिए, राजनेता जो होता है वो पहले समाज से भी पहले होता है और समाज के लिए ही जीता है वो। तो हमें समाज के लिए ही जीना है। हम राजनेता इसीलिए बनते हैं कि हम समाज के लिए जी सकें और जो हमें पद मिला हुआ है उस पद का उपयोग करते हुए हम समाज के ज्यादा से ज्यादा कैसे काम आ सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हम किसी प्लानिंग का हिस्सा बन जाते हैं तो उस प्लानिंग में हम अपने 100% दें और ये भी देखें कि वो प्लानिंग के हिसाब से क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं। क्रियान्वयन उसको करवाना है। हम अगर छोटी छोटी चीजें करते रहेंगे तो बड़ी चीजें प्लानिंग कौन करेगा? प्लानिंग करना मेन कर्तव्य है राजनेता का और उसके बाद उसको क्रियान्वयन करवाना मेन काम है। बीच में कुछ बोलना चाहूंगी, जैसे आपने अभी समाज और राजनीति को जोड़ते हुए बोला, तो क्या अंतर होना चाहिए राजनीति और समाज के परिवेश में? देखिए, राजनीति जो है वो सामाजिक कार्य का हिस्सा होती है। ये राजनीति बहुत छोटी चीज है और सामाजिक कार्य जो है वो उससे भी बड़ी चीज है। तो अगर मान लीजिए कि आप कोई कार्य करना चाहते हैं
और आपका कार्य, आप किसी को संबोधन करना चाह रहे हैं तो आपकी आवाज यहां से 100 लोगों तक सुनाई देगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके हाथ में माइक आ जाता है और उस माइक का नाम राजनीति होता है, राजनीति का कोई पद होता है, तो आपकी आवाज आप लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपनी सेवाएं लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी राजनीतिक पद में नहीं है या राजनीति में नहीं है तो आप एफर्ट्स करेंगे, लेकिन आपकी क्षमताएं, आपकी सेवा कुछ लोगों तक सीमित रह जाएगी। ये फर्क है। जैसे कि हम चर्चा कोरोना पर कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, जो 1 साल का समय बीत जाने के बाद भी हम इस पर काबू नहीं पा सके, तो किन हालातों पे जो राजनीतिज्ञ हैं या कह सकते हैं नेता भी कह सकते हैं, तो किस तरह इस पर रोक लगा सकते थे, आम नागरिकों को इससे बचा सकते थे? देखिए, 2 प्रकार के काम होते हैं। पहला होता है इंपॉर्टेंट काम और दूसरा होता है अर्जेंट काम। जैसे मान लीजिए कि किसी के घर में शादी है, इस बार हमें लड़की की शादी करनी है और हम पैसा बचाते बचाते चलते हैं, लेकिन अगर बीच में उसी परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है तो हम उस पैसे को उस बीमारी में लगा देते हैं। और मेडिकल से बड़ा अर्जेंट कुछ नहीं होता किसी के भी जीवन में। पहले इंसान अपना जीवन बचाता है। जैसे कि आपने अभी लीडरशिप में एक अपना वक्तव्य रखा, तो लीडरशिप में किस तरह की राजनीति करना चाहिए या बिजनेस, आप उसमें क्या प्रकाश डालेंगे? देखिए, एक जो इंसान होता है वो सेवा करने के लिए यहाँ पर आता है, कमाने के लिए नहीं, बिजनेस करने के लिए। अगर उसे बिजनेस करना है तो बिजनेस भी करे, वो अलग से करे, लेकिन जो राजनीति कर रहा है या राजकारण कर रहा है या सेवा का कार्य कर रहा है तो सेवा का कार्य ही करे। लेकिन सेवा का कार्य बिना अपने और अपने परिवार को की दायित्व को पूरा किए बगैर नहीं हो सकता। जैसे हम लोग बोलते हैं कि भूखे पेट भजन ना होई, तो भूखे पेट भजन नहीं होता। इसलिए आप अपना बिजनेस करिए, सर्वप्रथम वही है कि आप अपने आप को स्टैंड करिए, अपनी दायित्व जो अपने परिवार के प्रति है दायित्व उसको पूरा करिए, तब सेवा कार्य में, तब राजनीति में आप आइए, नहीं तो उसके बिना आप कहीं के नहीं रहेंगे। वर्तमान में जो कोरोना महामारी है, जैसे अस्पतालों में बेड नहीं है या पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टरों की कमी है, ऐसे में कैसे एक लीडर या कह सकते हैं एक राजनेता को आमने सामने आकर के जनता के फायदे के लिए कार्य करना चाहिए? जी देखिए, एक लीडर का आज जो काम होता है वो होता है कि वो अपने बड़े जिले के बड़े पदाधिकारियों को बुलाए या प्रदेश के पदाधिकारियों को बुलाए, तो उसके हिसाब से वो प्लानिंग के बाद जो निर्णय निकलता है उसको वो क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखे, और छोटे छोटे डिपार्टमेंट में सभी को बांटे वो काम को और उनको उसका दायित्व दे। जैसे मान लीजिए कि प्लानिंग हुई और ऐसा निर्णय लिया गया कि हमें 100 सिलेंडर रोज चाहिए दुर्ग के लिए, तो वो आएंगे। 100 सिलेंडर कहाँ से आ रहे हैं ये प्लानिंग का हिस्सा रहेगा। वो सिलेंडर कहाँ एक जरूरतमंद के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कालाबाजारी तो नहीं हो पा रही है, वेस्ट तो नहीं हो रहा है, सही जगह में वो उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब देखना एक नेता का काम होता है। और कार्य बांटना नेता का काम होता है। 2 चीजें होती हैं, एक प्लानिंग करना और उसको एग्जीक्यूट करवाना। तो ये दोनों काम नेता का होता है। जैसे कि दुर्ग जिले को हम देखें तो सेंसिटिव एरिया माना गया है और देश में भी अपना एक अच्छा नाम सिर्फ कोरोना के लिए ही बीच में अभी आया है। और क्या मानते हैं कि क्या वजह हो सकती है कि दुर्ग में ही सबसे ज्यादा इसने पैर पसारा कोरोना? देखिए, दुर्भाग्य की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है और कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ जमावड़ा यहाँ पर हुआ है, क्योंकि जैसे कुछ खेल कराए गए थे, निजी नामों से खेल कराए गए थे, क्रिकेट प्रतियोगिता कराई गई थी, हॉकी प्रतियोगिता कराई गई थी और कुछ उद्घाटन किए गए थे जिसमें बहुत बड़ा जमघट करवाया गया।
तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि बाहर के प्रदेश से बहुत सारे बच्चे आए, बहुत सारी टीमें आई और हो सकता है कि उसके कारण ये संक्रमण फैल गया हो। और जो कार्य, जो डिस्टेंसिंग, जो कड़कताई पहले पालन करवानी चाहिए थी, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं था। और आज भी मेडिकल के क्षेत्र में जो कंट्रोलिंग होनी चाहिए थी, जो एक लीडर का जो कर्तव्य बनता था, ना वो मॉनिटरिंग कर पाए, ना वो लीडर मतलब ना वो उसमें होल्ड कर पाए, ना ही दिशा निर्देश दे पाए। कहते हैं कोरोना की पहली लहर जो पिछले वर्ष जा चुकी है, इसको दूसरी लहर माना जा रहा है, तो आने वाले दिनों में किस तरह से एकजुटता से इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है? क्या आम नागरिकों के लिए भी ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, 4 प्रकार के ही अभी कोरोना संक्रमण सामने आए हैं। एक तो पिछले साल जो वुहान सिटी से, चाइना से आया था, और दूसरा जो अभी इंडिया में डेवलप हुआ है, और तीसरा कोरोना होता है जो हमें वैक्सीन के बाद आता है, और चौथा वो होता है कि जिसको पहले 2020 में आ चुका है उसको फिर से आता है। तो ये जो बाकी के जो 2 हैं, लास्ट के जो 2 हैं, वो इतने ज्यादा भयानक नहीं है, वो आपको हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाएंगे। हॉस्पिटल से पहले ही आप घर में ठीक हो सकते हैं अगर आपको आ भी गया तो। लेकिन ये वाले जो हैं, जो सामने की जो 2 हैं, वो बहुत खतरनाक है, और अभी की जो वेव है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इसका एक ही विकल्प है कि जल्द से जल्द हम टीकाकरण करवा लें। और अभी 1 मई से 18 वर्ष की ऊपर के आयु को टीका लगना चालू हो रहा है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जाके वहां पर टीकाकरण करवा लें, क्योंकि टीका बहुत सेफ है। 95% लोग उससे बहुत ज्यादा सेफ हो रहे हैं। और अगर किसी को खुदा न खास्ता उसके बाद भी ये संक्रमण हो जाता है, तो वो हॉस्पिटल तक जाने की नौबत नहीं आएगी। तो ये थे हमारे बीच भाजपा की जिला मीडिया प्रभारी के चौहान सर। मौजूदा हालातों पर उन्होंने बहुत सारी बातें हमें बताई और चर्चा भी की। राजनीति से जुड़े हुए और कोरोना महामारी से जुड़े हुए विषयों पर उन्होंने चर्चा की और विचार भी व्यक्त किए हैं, और लोगों से अपील भी की है कि इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए घर पर रहें, टीका लगवाएं। तो ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ मैं शैलेंद्र खरे के साथ शाहीन खान, नमस्कार। इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है
चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर H.C. अग्रवाल, डॉक्टर V.K. अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुकमा जिले के एर्रा बोर कोंटा के बीच रविवार की शाम नक्सलियों द्वारा हाईवे में चल रहे 7 वाहनों के चालकों को उतारकर वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। नक्सलियों ने 26 अप्रैल के प्रस्तावित भारत बंद के आह्वान के एक दिन पूर्व उत्पात मचाते हुए इस आगजनी की घटना को अंजाम दिया था। इस मौके पर नक्सलियों ने भारत बंद संबंधित पर्चे भी फेंके थे। हाईवे पर वाहनों में आग लगाने की सूचना पर पुलिस बल को रवाना कर दिया गया था। इस्पात नगरी भिलाई लौह निर्माण के लिए विख्यात है। वहीं यहां कार्यरत कर्मचारी वर्गों द्वारा अपनी मांगों को लेकर समय समय पर एकजुटता भी दिखाई जाती रही है तथा मांगों को लेकर कर्मचारी हड़ताल भी कर बैठते हैं, जिसका सीधा असर उत्पादन के साथ अन्य सुविधाओं पर पड़ता है। बीते दिनों काम बंद हड़ताल कर रहे कर्मियों के खिलाफ बीएसपी प्रबंधन ने सख्ती बरतते हुए दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। यहाँ हम आपको बता दें कि ये कर्मचारी शुक्रवार को हड़ताल पर थे, काम बंद कर प्रदर्शन कर रहे थे। बिना किसी यूनियन का समर्थन लिए कर्मचारियों ने स्वफुर्त होकर यूआरएम, बीआरएम और ब्लास्ट फर्नेस 8 जैसी महत्वपूर्ण 5 इकाइयों में उत्पादन को पूरी तरह ठप कर काम को बाधित कर रखा था।
वायर राड मिल और मर्चेंट मिल जैसी कुछ मिलों में भी हड़ताल का आंशिक असर रहा। कर्मचारी कोरोना बीमा, कोरोना से मौत होने पर परिवार के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति और प्लांट के अंदर सुरक्षा व साथ ही सैनिटाइजर की मांग कर रहे हैं। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर कर्मचारी अड़े हुए थे, क्योंकि बीएसपी में अब तक 150 से अधिक कर्मचारियों की मौत कोरोना संक्रमित होने के कारण हुई है। प्रदर्शन कर रहे बीएसपी कर्मचारियों पर एफआईआर और सस्पेंशन के बाद कर्मचारी नेताओं में प्रबंधन के खिलाफ काफी आक्रोश देखा गया। हिंद मजदूर सभा के अध्यक्ष एचएस मिश्रा ने बताया कि जो कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे वे अपने हक और अधिकार के लिए कर रहे हैं, क्योंकि 150 से अधिक कर्मचारियों की मौत कोविड की वजह से हुई है। प्रबंधन उनके परिजनों को अब तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं दिया है। इसके साथ ही जिस कर्मचारियों की मौत कोविड से हो रही है, उनके परिजनों को अस्पताल में वह लाभ नहीं मिल पा रहा है जो कर्मचारी के जीवित रहते मिलता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एफआईआर और सस्पेंड कर प्रबंधन हमें धमका सकता है, लेकिन प्रबंधन एफआईआर और सस्पेंशन वापस नहीं लेगा तो आगामी 6 मई को उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। प्रदर्शन कर रहे बीएसपी कर्मचारी रामकेश मीणा ने बताया कि बीएसपी में अब तक 150 से अधिक कर्मचारियों की मौत हो गई है। इसके साथ ही 3000 कर्मचारी पॉजिटिव भी आ चुके हैं। बावजूद इसके प्रबंधन की ओर से लगातार काम को लेकर दबाव बनाया जाता रहा है, जबकि कोविड से मौत होने वाले कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति भी नहीं दी जा रही है। प्लांट में कोरोना के कोविड के इतने केस बढ़ते जा रहे हैं, कम से कम 3000 से ऊपर कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं और 150 से ऊपर लोगों की डेथ हो चुकी है। उसके ऊपर प्रबंधन ना तो प्लांट में रोस्टर ड्यूटी लागू कर रहा है, ना ही सही से सैनिटाइज पा रहा है, ना ही अच्छे से मेडिकल सुविधा दे पा रहा है और कर्मियों पर दबाव डाला जा रहा है। पूछा जा रहा है कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है कि नहीं आई है, आपको ड्यूटी आना है। और इसके लिए प्रबंधन को कर्मी कई बार अवगत करा चुके हैं, कई बार इसके लिए आईआर विभाग में भी ज्ञापन दिया है और अपने डिपार्टमेंट लेवल पे सीजीएम स्तर पे भी लोगों ने बताया है। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद कर्मचारी लोग आक्रोशित थे और उसके बाद कर्मचारी लोग सबसे पहले नाइट शिफ्ट में यूआरएम से ये टूल डाउन है जो शुरू हुआ था, तो उसमें कोई व्यक्ति विशेष का कोई ऐसा नहीं था और कई लोग जैसे कि मैनेजमेंट टारगेट किया गया है, सस्पेंशन लोगों का निकला है, तो उसमें मैं तो उस दिन घर पे था नाइट में सुबह तक। क्या है आप लोग को अगर ये पता लगा है कि 13 लोगों को सस्पेंड किए हैं और 19 लोगों को शो कॉज नोटिस दिए हैं और 4 से 5 लोगों के ऊपर एफआईआर किए हैं ये लोग, तो मैं हिंद मजदूर सभा के नाते मैं ये बार बार आपसे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अभी भी प्रबंधन ये धमकी चमकी और सस्पेंड करना जो कर रहा है इसको वापस ले, अन्यथा बहुत इसका विस्फोटक स्थिति होगी। क्योंकि अपने हकों की अधिकार के लिए लड़के लोगों की जान जा रही है और वेतन की बात कर रहे हैं, उनको सस्पेंड कर देना ये बहुत निंदनीय बात है। और इसको मैं तो अब यही कहूँगा कि सभी लोगों को कि जितने भी लोकल यूनियन के लोग हैं और जो भी राष्ट्रीय यूनियन के लोग हैं, एनजेसीएस के मेंबर हैं, और अगर इस तरह से इस पर प्रबंधन के हिटलर शाही और तानाशाही पर लगाम नहीं लगेगा तो 2, 4, 10, 15 नहीं हजारों लोग सस्पेंड किए जाएंगे और उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ हिंद मजदूर सभा के नाते ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे जहाँ भी होगा हम कर्मचारियों के साथ हैं और हम लड़ाई लड़ने में इनके साथ रहेंगे। हर तरह का योगदान तन मन धन से हम लोग इनके साथ हैं और सभी नेताओं से आग्रह करूंगा कि सारे यूनियन के लोग, क्यों कि ये एक यूनियन के लड़के और युवा नहीं हैं, ये पूरे सेल का मामला है, इसलिए सेल के सारे नेता और मेंबरों को और एनजेसीएस के मेंबरों को एक होकर के कल से इसको आवाज बुलंद करके इनका सस्पेंशन वापस कराएं, एफआईआर वापस कराएं और प्रबंधन को चेता दें कि 6 मई की जो हड़ताल होगी वो बहुत ही बड़ा हड़ताल होगा, जिससे कि प्रबंधन को समझ में आएगा 6 मई की हड़ताल के लिए सारे यूनियन एकजुट हैं और 6 मई की हड़ताल जबरदस्त होगी।
दुर्ग भिलाई मुस्लिम समाज के द्वारा प्रदेश का पहला कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ बीते दिनों किया गया था। दारुल राहत डिग्री आलिमा कॉलेज में बने इस कोविड केयर सेंटर में 150 बिस्तर हैं, जिनमें 70 बेड हर समय उपलब्ध रहते हैं। ऑक्सीजन व मेडिकल स्टाफ से युक्त इस कोविड केयर सेंटर में सैकड़ों की संख्या में मरीज स्वास्थ्य लाभ लेकर अपने घर भी जा चुके हैं। इस कोरोना काल में मानवता की मिसाल लिए सेक्टर 6 में दारुल राहत कोविड केयर सेंटर का संचालन किया जा रहा है। बीते कुछ दिनों पूर्व जिले के एसपी व एडीएम मैडम की उपस्थिति में इसका विधिवत शुभारंभ भी किया गया। उसके बाद से लगातार इस कोविड केयर सेंटर में संक्रमितों को स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। 150 बिस्तरों वाले इस कोविड केयर में ऑक्सीजन सुविधा भी उपलब्ध है। गौरतलब है कि प्रदेश का पहला कोविड केयर सेंटर जो मुस्लिम समाज द्वारा आपसी एकजुटता से संचालित किया जा रहा है, जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी इसे सुविधाएं दी जा रही है। जानकारों की देखरेख में साथ ही सेंटर के संचालक कलाम खान द्वारा संक्रमितों को स्वास्थ्य लाभ यहां पर दिया जा रहा है। कोविड केयर सेंटर को लेकर हाजी कलाम खान ने अपनी प्रतिक्रिया दी, साथ ही समाज के लोगों से अपील भी की है कि इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग करें। सेंटर के संचालक कलाम खान ने अकाउंट नंबर व फोन पे के माध्यम से लोगों से सहयोग की अपील की है। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अब्दुल कलाम रज़ा है और मैं दारुल राहत कोविड जो सेंटर बनाया गया है यहाँ सेक्टर 6 में उसका एक कार्यकर्ता हूँ। मेरी भिलाई की और दुर्ग की मुस्लिम आवाम से एक गुजारिश है कि यहाँ बहुत सारे अखराजातों की व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है और उस पर शायद हम लोग थोड़ा सा आप तमामी हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश कर रहे हैं कि जो भी आपसे हो सकता है इस रमज़ान के मौके पर, चूँकि पेशेंट भी बड़ी तादाद में आ रही हैं, उनको देख रेख करना जिला प्रशासन से, स्वास्थ्य अधिकारी से माध्यम से जो मिलना है वो ज़्यादातर चीज़ें हमें प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं क्योंकि और भी जगह उनको देखना है। लेकिन चूँकि ये मुस्लिम समुदाय द्वारा एक संचालित किया जा रहा है और बहुत ही नेक काम है, यहाँ से बहुत से पेशेंट अच्छे होके जा रहे हैं और मैं आप तमामी हजरात से मेरी एक मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप जो भी मेरी बातें सुन रहे हो वो यहाँ आकर जो भी बन पड़े आप बढ़ चढ़ कर यहाँ पर इमदाद करें, मदद करें, चाहे सामान के रूप में जैसा भी करें, लेकिन यहाँ आके मदद करें। ये मेरी अपील है। इससे पहले मैंने कभी भी अवामी तौर पे गुजारिश नहीं की थी, ये पहला मौका है। चूँकि जो हालात देख रहा हूँ मैं, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जो भी आपसे हो सके मेडिकल से संबंधित जो भी सामान या जो भी चीज़ आप मदद करना चाहते हैं वो यहाँ आकर आप कर सकते हैं। अफ्तारी के बाद डेली हम लोग यहाँ 7 बजे से तकरीबन 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे तक यहाँ बैठते हैं। मेरी अपील है, मेरी अपील को स्वीकार करें क्योंकि मैंने इसके पहले कभी भी इस तरह का कभी इमदाद मांगी नहीं है। पहली बार मैं दुर्ग और भिलाई के मुस्लिम आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ आकर हमारी मदद करें। शुक्रिया, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन अज़्र व अज़ीम देगा, आमीन। ये एक सामाजिक संस्था की तरफ से ये बहुत अच्छी पहल है और यहाँ लोगों को कोविड सेंटर के रूप में एक अच्छी सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है। आज की बहुत से ऐसे मरीज हैं जो कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल भी अफोर्ड नहीं कर पाते, सरकारी अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, उस जगह पे ये एक अच्छा कार्य हो रहा है और यहाँ भी मरीजों को अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, मरीज ठीक होके जा रहे हैं और समय पे उनको ऑक्सीजन, दवाइयाँ मिल जा रही हैं। ये बहुत अच्छा एक कार्य है। आप स्वयं का एक हॉस्पिटल संचालित करते हैं, यहाँ पर किस तरह की आप ड्यूटी निभाते हैं, कितने राउंड यहाँ आते हैं? यहाँ मैं एक बार सुबह और एक बार शाम समय मिलने के अनुसार मैं आ पाता हूँ यहाँ पे। क्या अपील करना चाहेंगे शहरवासियों से? एक अपील कर दीजिए। शहरवासियों से यह अपील करूंगा कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग करें और अपनी सेहत का खास ध्यान दें क्योंकि अभी बहुत ही नाजुक स्थिति से छत्तीसगढ़ गुजर रहा है, उसमें सहयोग दें। बहरहाल इस कोविड केयर सेंटर में पहुंचने वाले कोविड संक्रमितों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ यहां पर दिया जा रहा है। वहीं उन्हें निःशुल्क भोजन भी अन्य जरूरी सुविधाओं के साथ दिया जा रहा है। यहां से स्वास्थ्य लाभ लेकर लौटे स्वस्थ मरीज काफी संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। अब एक खबर राजधानी रायपुर से।
कल पुलिस ने 6 लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक करते हुए पकड़ा। 6 लोगों की गिरफ्तारी ने इस बात पर मुहर लगा दी कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। सवाल इस बात का नहीं उठता कि कालाबाजारी हो रही है, सवाल इस बात का उठता है कि कालाबाजारियों के पास वो इंजेक्शन आए कहाँ से, वो आखिर इंजेक्शन किसके लिए थे, किसकी जिंदगी छीनकर वो इंजेक्शन कालाबाजारियों तक पहुंचे, ये महत्वपूर्ण सवाल है जिस सवाल का जवाब अभी तक पुलिस दे नहीं पाई है। नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम खबरों की खबर में। खबर लेते हैं आज कालाबाजारियों की गिरफ्तारी और उसके बाद उठे सवालों की। जो 6 लोग गिरफ्तार हुए उनके मेडिकल शॉप नहीं है। दूसरे, रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई मेडिकल स्टोर तक है ही नहीं, वो सीधे सरकार उसे सीधे अस्पताल तक पहुंचा रही है। जिस रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर त्राही त्राही मची हुई पूरे प्रदेश में, हर कोई हलाकान है, जिसके घर में कोरोना पेशेंट है वो भटक रहा है, ढूंढ रहा है, मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है, 700 का 70,000 तक देने को तैयार है। वो रेमडेसिविर 2 दर्जन से ज़्यादा इंजेक्शन इन लोगों के पास से मिलना इस बात का सबूत है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अगर गड़बड़ नहीं होती तो इनके पास इंजेक्शन नहीं हो। इनके पास इंजेक्शन आए कहां से, यह महत्वपूर्ण सवाल है। क्या इनको इंजेक्शन कोई मेडिकल स्टाफ देता है या इन्हें किसी अस्पताल से मिलते हैं, जैसा कि अस्पतालों पर आरोप लगाए जा रहे हैं आज कि हम जो रेमडेसिविर इंजेक्शन दे रहे हैं वो हमारे पेशेंट को लगता ही नहीं है और कुछ और लगा देते हैं। तो क्या उस बात पर जो वो अफवाह है, जिसका कोई तथ्य नहीं है, हम उसको प्रमाणित भी नहीं करते, तो जो ऐसी अफवाहें हैं, क्या उसके लिए भी ये तथ्य जो है, ये जो बरामदगी है इंजेक्शनों की, ये इस ओर चुगली नहीं करती? और फिर पुलिस की कार्रवाई, तत्काल गिरफ्तारी और उसके बाद हड़बड़ी में उनको जेल भेज देना। एक ठोक चिंदी चोर को पकड़ते हैं, उसके पास अगर एक चोरी की चिंदी मिलती है तो उस चिंदी के 100 कारोबारियों से पुलिस जो है 100 कारोबारियों से पुलिस पूछताछ करती है कि आपने तो नहीं खरीदी, आपने तो नहीं खरीदी, आपने तो नहीं खरीदी। चिंदी एक, चोरी एक, और व्यापारी 100 को तंग करते हैं। तो इसमें अगर 2 दर्जन इंजेक्शन बरामद हुए तो क्या 2 दर्जन लोगों से पूछताछ हुई या किसी एक आदमी से भी पूछताछ हुई कि ये इंजेक्शन आपने दिए हैं, या इन लोगों ने बताया कि इंजेक्शन लाए कहां से? ये बना तो नहीं सकते घर में कैसे बनाएंगे? खरीद भी नहीं सकते क्योंकि मेडिकल स्टोर में है ही नहीं। तो फिर इंजेक्शन आए कहां से? अगर उनके पास इंजेक्शन है और वो लगातार इंजेक्शन बेच रहे थे या कालाबाजारी कर रहे थे, और ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन आज भी बाजार में उपलब्ध हो रहा है ब्लैक में, जो लोग बोलते हैं मैं दिला दूंगा, मैं दिला दूंगा। जुगाड़ की बात हो रही, तो जुगाड़ कहां से हो रहा है? तो इंजेक्शन आ कहां से रहे? जब अस्पतालों को दिया जा रहा है और अस्पतालों को सिर्फ मरीजों को लगाने के लिए दिया जा रहा है, तो इंजेक्शन बिक कैसे रहा है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और यह सवाल पुलिस की सारी कार्रवाइयों पर सवालिया निशान लगा देता है कि आखिर उनसे पूछताछ हुई क्यों नहीं, उनको रिमांड पे लिया क्यों नहीं गया। यह सरकार की किरकिरी करने वाला सवाल है। सरकार रेमडेसिविर जरूरतमंदों को पहुंचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। सरकार ने इतना कड़ा फैसला लिया कि जो है मेडिकल स्टोर को ना देकर सीधे अस्पतालों को इंजेक्शन दिया जाएगा। इससे महत्वपूर्ण फैसला इस सरकार का और कुछ हो नहीं सकता कि जो जरूरतमंद है, जिसकी जान बचाने के लिए इंजेक्शन जरूरी है, उस तक इंजेक्शन पहुंचाने की सीधी व्यवस्था कर दी कि आप सीधा जो है अस्पताल तक जाएगा इंजेक्शन। वो इंजेक्शन अस्पताल तक न जाकर इन तक आ रहा है, तो इसका मतलब सरकार को बदनाम करने की साजिश है। सिवाय सरकार को बदनाम करने की साजिश की और कुछ नहीं है। और सरकार को बदनाम करने की साजिश का अगर भंडाफोड़ भी हुआ है
तो जो साजिश रच रहे हैं, जो अस्पतालों से या मान लीजिए जहां से भी उनके पास उपलब्ध है, जो इंजेक्शन ब्लैक के लिए उपलब्ध करा रहे हैं, उनको बेनकाब नहीं करना, ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर किससे छुपाया जा रहा है, किसे छुपाया जा रहा है और किसके लिए छुपाया जा रहा है? और किससे छुपाया जा रहा है? उनसे। वो जो 2 दर्जन जो इंजेक्शन जो बरामद हुए, आप हर इंजेक्शन जो है एक मरीज की जान ले चुका होगा। जिस जरूरतमंद को वो इंजेक्शन लगना, उसको न लगकर अगर इस कालाबाजारिया तक पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं एक मरीज जो है वो एक इंजेक्शन की जो कमी के कारण या उसके अभाव में तड़प कर मर चुका होगा। इन पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगना चाहिए। आप अगर जीवन रक्षक दवाइयां चुरा लेते हो या बेच लेते हो या जमाखोरी कर लेते हो, तो ये गैर इरादतन हत्या है। आप 25 लोगों की जान से खेल चुके हो अगर 25 इंजेक्शन अगर आपके पास बरामद हुए तो। छोटी मोटी बात है। जो इंजेक्शन लोगों को मिल नहीं रहा है, वो इंजेक्शन आपके पास मजे से है और आप ब्लैक कर रहे हो, वो भी जान बचा, जीवन रक्षक इंजेक्शन। आप उनका दर्द पूछिए जिनके पास इंजेक्शन नहीं, जिनका मरीज जो है तड़प रहा है, रो रहे हैं, अपने परिजन को मरते हुए देख रहे हैं, लेकिन इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो रहा, और यहां पर देखो तो बेच रहे। ये सारे सवालों के जवाब सामने आना चाहिए कि इंजेक्शन उन तक पहुंचा कैसे, इंजेक्शन उन तक पहुंचाया किसने, और ये मामला कब से चल रहा है, और ऐसे और कितने लोग हैं जो इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं। अगर इन सब सवालों का जवाब नहीं मिलता तो फिर पुलिस की इस कार्रवाई का कोई मतलब नहीं। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।